नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस आईक्यू में। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 2 को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इस अध्याय में देखो 3 से 50 तक धाराएं हैं और इसका नाम है नगरपालिकाओं का गठन एवं शासन। तो इसमें जो धाराएं हैं वो 3 से 50 तक हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी धारा 3 की और बात की थी धारा 4 की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धारा 5 और धारा 6 की। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम एक नज़र डालेंगे सिलेबस पे। सिलेबस को देखें तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के 9 चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। टोटल इसमें 17 चैप्टर हैं और 344 धाराएं हैं, लेकिन अपने सिलेबस में केवल 9 चैप्टर हैं। और जो पहला सिलेबस का जो अध्याय है अपने, वो है नगरपालिकाओं गठन और शासन। ठीक है, ये वीडियो में हम पढ़ रहे हैं और इसकी भी कौन सी धारा पढ़ेंगे आज? धारा 5 और धारा 6। तो इस वीडियो में हम देखेंगे धारा 5 और धारा 6 को। अब ये देखिए, ये है ओरिजिनल एक्ट की फ़ोटो जो कि मैंने डाउनलोड किया था और उससे मैं शॉर्ट नोट्स बना ही रहा हूँ, तो उसी से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये धारा 5 है। इस धारा 5 को मैंने पढ़ा, ठीक है, और इसमें से कुछ की पॉइंट मैंने निकाले, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो की पॉइंट क्या क्या निकाले? सबसे पहले तो नगरपालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी, तो बोर्ड की स्थापना कैसे होती है हम देखेंगे। फिर इसका नामकरण होगा, तो नामकरण किस हिसाब से होगा वो हम देखेंगे। फिर इसमें शब्द आया निगमित निकाय। तो निगमित निकाय क्या होता है ये हम देखने वाले हैं। निगमित निकाय के पास 3 चीज़ें होती हैं: शाश्वत उत्तराधिकार, सामान्य मुहर और ये केस चलाया जा सकता है इनके ऊपर। तो ये वीडियो में हम देखेंगे। इसके अलावा हम क्या देखेंगे? अब ये धारा 5 चल रही है। धारा 5 में आगे इसमें लिखा हुआ है कि मान लो कि राज्यपाल जहाँ जहाँ चाहे वहाँ वहाँ नगरपालिका क्षेत्र को घोषित कर सकता है और न जहाँ नहीं चाहिए वहाँ गठन नहीं होगा। तो ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि विकास प्राधिकरण का गठन, ये विकास प्राधिकरण क्या होता है और उसका गठन कैसे होता है, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे। ये की पॉइंट है। तो इससे मैंने कुछ की पॉइंट निकाले हैं और इन सब की पॉइंट्स को एक जगह लिखा है। ऐसे हम बात करें धारा 6 की, तो इसमें नगरपालिका की संरचना, नगरपालिका की संरचना क्या होती है, ये वार्ड प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से कैसे निर्वाचित होंगे, किस तरीके से होंगे। ठीक है, बाद हम देखेंगे कि नगरपालिका में स्थानों की संख्या कैसे डिसाइड होगी, कितनी सीटें होती हैं। ठीक है, उसके बाद में नगरपालिका में प्रतिनिधित्व किस किस का होता है वो हम देखेंगे। अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे धारा 5। धारा 5 का नाम है नगरपालिकाओं की स्थापना और नगरपालिका की स्थापना। तो नगरपालिका की स्थापना कैसे होगी? तो राज्य सरकार चाहे उस क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर सकती है। ठीक है, उसके लिए बस राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना जारी करनी होगी। और इसके लिए जैसे कि मान लो 0 से 25,000 तक जनसंख्या है, 25,000 तक जनसंख्या है, तो उसको हम क्या, वहाँ स्थापना हो जाएगी नगरपालिका फोर्थ, इसको बोलेंगे नगरपालिका फोर्थ। मान लो कि 25,000 से 1 लाख के बीच जनसंख्या है, तो यहाँ स्थापना होगी नगरपालिका थर्ड की। और मान लो कि यहाँ पर 1 लाख से 5 लाख के बीच जनसंख्या है, तो यहाँ नगरपालिका सेकंड, जिसको हम नगर परिषद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नगर परिषद। और 5 लाख से अधिक है, 5 लाख से अधिक है, तो वहाँ नगर निगम की स्थापना की जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? नगरपालिका फर्स्ट। तो ये हमने स्थापना नगरपालिका की देख ली। अब हम देखेंगे कि नगरपालिका का नामकरण। तो नामकरण का आधार क्या होता है, नाम कैसे रखते हैं? तो नामकरण की अगर हम बात करें तो इसका आधार होता है स्थान। जिस स्थान पर नगरपालिका की स्थापना की जा रही है उसी स्थान के नाम पर नगरपालिका का नाम रख दिया जाता है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, जयपुर में बहुत जननी, तो ये क्या है? जयपुर नगर निगम। जयपुर के आधार पर, जैसे सीकर में होगा तो सीकर नगर निगम हो जाएगा। तो नामकरण कैसे होगा? उसके स्थान के आधार पे। अब हम बात करते हैं, हमने स्थापना देख ली, नामकरण देख लिया। अब हम बात करेंगे कि आगे एक शब्द लिखा हुआ है निगमन। तो ये निगमित निकाय क्या होते हैं? अभी हमने देखा था ओरिजिनल एक्ट में लिखा हुआ था निगमित निकाय। अब ये निगमित निकाय क्या होता है? तो निगमित निकाय से तात्पर्य होता है, निगमित निकाय में 3 चीज़ें उनके पास होती हैं। पहला तो होता है शाश्वत उत्तराधिकार, दूसरा होती है सामान्य मुहर, और तीसरा होता है कि उनके ऊपर केस लगाया जा सकता है, और वो भी किसी व्यक्ति पर केस। अब हम बात करते हैं शाश्वत उत्तराधिकार की। ठीक है,
जैसे मान लो जब कोई संस्था बनती है, ठीक है, संस्था बन गई तो इसका कोई ना कोई मालिक होगा और कोई ना कोई सदस्य होंगे। तो कुछ संस्थाएं तो ऐसी होती हैं, जैसे मान लो कि संस्था का मालिक मर गया और सदस्य मर गए तो ये संस्था क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनके मालिक के मरने से उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो निरंतर मतलब उम्र विहीन तरीके से, उसकी कोई उम्र नहीं होती है, वो निरंतर चलती रहती हैं, चाहे मालिक जिए चाहे मालिक मरे। इसके एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें मालिक, जो असली मालिक इसने शुरुआत की थी, वो तो अभी मर गए, लेकिन फिर भी रिलायंस इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है। तो ऐसी संस्थाएं जिनके मालिक या सदस्यों के ख़त्म होने से संस्था का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, ऐसी जो संस्थाएं होती हैं हम ये कहते हैं कि इनको शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त है, मतलब ये उम्र विहीन संस्थाएं हैं, ये निरंतर चलती रहती हैं। अब हम बात करते हैं सामान्य मुहर की। सामान्य मुहर की बात करते हैं, जो सार्वभौम मुद्रा भी कहते हैं। अब सामान्य मुहर क्या होती है, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है। अब इसको, इस व्यक्ति को इसके साथ कोई समझौता करना होता है तो ये क्या करेगा, साइन कर देगा अपने, ठीक है। इस व्यक्ति को किसी और के साथ करना है तो वो भी साइन कर देगा और ये मान लिया जाएगा कि इनके बीच समझौता हो गया है। लेकिन मान लो कि नगर पालिका को समझौता करना हो, किसी चीज़ को, चीज़ खरीदनी हो, बिल्डिंग बेचनी हो, तो उस पर ये नगर पालिका साइन तो कर नहीं सकती क्योंकि इसका हाथ तो है नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगी, अपने, इनके एक मुहर होती है कि नगर पालिका कोई भी समझौता करती है, कोई चीज़ खरीदती है, बेचती है, तो वहाँ पर एक मुहर लगाई जाती है नगर पालिका की। इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि नगर पालिका इस समझौते से क्या है, सहमत है। अब इस मुहर का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए क्या किया जाता है कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और इस रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, और जब ये मुहर लगाई जाती है तो वहाँ पर किस व्यक्ति के सामने ये मुहर लगाई गई थी उस व्यक्ति का नाम वहाँ पर लिख दिया जाता है, और इस रजिस्टर में ये भी लिखा जाता है कि आज हमने मुहर कहाँ कहाँ पर लगाई थी। तो हमें नामकरण का मतलब समझ में आ गया, शाश्वत उत्तराधिकार का समझ में आ गया, सामान्य मुहर का आ गया। अब हम चलते हैं आगे। आगे हम देखते हैं कि नगरपालिका किसी व्यक्ति पर केस कर सकती है और नगरपालिका पर भी केस किया जा सकता है, ठीक है। मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो अपना घर जो है वो सही तरीके से नहीं बना रहा है, नगरपालिका ने कुछ रूल बनाए हुए हैं कि यहाँ पर कॉलोनीज बसेंगी तो वो इस तरीके से बसेंगी, लेकिन मान लो ये व्यक्ति बात नहीं मान रहा है, नगर पालिका वाले इसको समझाने के लिए जाते हैं कि भाई तुम ऐसे काम मत करो, तो ये क्या करता है, बात मानता नहीं है, उल्टा नगर पालिका पे ही मारपीट करने लग जाता है। तो नगर पालिका क्या करेगी, इसके ऊपर केस कर देगी। तो ऐसे ही मान लो कि इस व्यक्ति को नगर पालिका से कोई दिक्कत है तो ये नगर पालिका के ऊपर केस कर देगा। तो ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे लिखा हुआ है कि राज्यपाल की इच्छा हो तो वो औद्योगिक नगरों में नगर पालिका की स्थापना नहीं भी करे। मान लो कोई क्षेत्र है और वहाँ पर उद्योग स्थापित हो गए, अब इससे उस क्षेत्र का विकास हो गया तो ये एक औद्योगिक नगरी हो गई। औद्योगिक नगरी हो गई तो राज्यपाल ये कह सकता है कि भाई साहब आप एक काम करो, यहाँ पर नगर पालिका की स्थापना मत करो, ठीक है। इसको औद्योगिक क्षेत्र का इन्होंने दर्जा दे दिया। तो आप क्या करोगे, इसके लिए, इसको समझने के लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था नगर पालिका के प्रकार, ठीक है। तो उस वीडियो को आप पूरा देखोगे, उसमें मैंने बताया है कि छावनी प्रदेश कहाँ होता है, जहाँ नगरों का विकास होता है वहाँ किसका गठन होता है, पंचायती राज कहाँ होता है, सारी बातें मैंने उसमें बता रखी हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं विकास प्राधिकरण की। ये क्या चीज़ होती है, तो विकास प्राधिकरण क्या होता है, देखो विकास प्राधिकरण में होता है कि मान लो कोई शहरी क्षेत्र है और वो सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है, भले ही वो नगर पालिका में आता हो और नगर पालिका में नहीं आता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वहाँ पर विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी ताकि उसका, उस क्षेत्र का विकास तीव्र से हो सके, ठीक है। और उनके जो कार्य और शक्तियाँ हैं वो नगर पालिका उसको प्रत्यायुत करेगी, जैसा कि उसको उचित लगे कि भाई इस क्षेत्र का विकास किस तरीके से करना है और कौन कौन सी शक्तियाँ देनी है, तो ये डिसाइड करेगी नगर पालिका, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, नाम होगा JDA, नाम सुना होगा, तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये जयपुर में बनी हुई है। ऐसे ही अलग अलग शहरों में बनी होती है जो सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे धारा 6 की। धारा 6 में हम बात करेंगे
कि नगरपालिका की संरचना। अभी तक हम लोगों ने समझा कि सरकार या नगरपालिका बनाएगी, ठीक है, लेकिन नगरपालिका बनाने के बाद उसका शासन चलाने के लिए कुछ लोग चाहिए होंगे, ठीक है। तो उन लोगों का चुनाव कैसे होगा, निर्वाचन कैसे होगा, वो लोग कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो नगरपालिका में दो चीज़ें होती हैं। तो नगरपालिका की संरचना में दो तरह के लोग होते हैं। पहला तो वो जो निर्णय लेते हैं, ठीक है, और दूसरा वो जो निर्णय को लागू करते हैं। निर्णय लेने वाले जो लोग होते हैं ये होते हैं राजनीतिक लोग होते हैं, ठीक है, जो निर्वाचित तरीके से चुनाव के माध्यम से निर्वाचित होकर आते हैं। दूसरा होते हैं लागू करने वाले, ये होते हैं सरकारी लोग, जैसे ईओ है, आरओ है, सीईओ है, जिसकी हम लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो सरकारी लोग कैसे चुनकर आते हैं ये तो अपने को पता है, एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं। हम बात करेंगे इन राजनीतिक लोगों की, ये लोग कैसे आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले ये लोग आएंगे कैसे, तो प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से आएंगे। प्रत्यक्ष चुनाव का क्या मतलब है, देखो चुनाव दो तरीके से होते हैं। प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव दो प्रकार का होता है, तो होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है कि हम जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होता है वो व्यक्ति क्या करते हैं, वोट देते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, डायरेक्ट वोट देते हैं। ये तो हो गया प्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है कि हम व्यक्ति अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि जाके आगे किसी व्यक्ति को चुनते हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और हम जो चुनाव करते हैं जैसे विधायकों का है, सांसद का, ये कैसे होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ये जो नगरपालिका के सदस्य हैं ये किस तरीके से चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाएंगे। अब नेक्स्ट बात देखते हैं, सदस्य जो होते हैं वो प्रादेशिक क्षेत्र के माध्यम से आएंगे, उनको वार्ड कहते हैं। जैसे ये नगरपालिका है तो हमने इसको कई वार्डों में बांट दिया। जो ये सो सदस्य चुने जाएंगे ना, ये प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाएगा, ठीक है। अब अगली बार बात करते हैं, जो है राज्य सरकार डिसाइड करेगी और ये संख्या कम से कम 13 तो होनी चाहिए, 13 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी, पहले सीटों की संख्या निर्धारित करेगी और सीटों के माध्यम से क्या बनेंगे, उसी तरीके से वार्ड बनेंगे और वार्ड से क्या होगा, एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। ये हम बात करेंगे आगे धाराओं में। अब हम बात करते हैं आगे। अब देखो नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम में किस किस का प्रतिनिधित्व होगा। तो अब हम प्रतिनिधित्व की बात करेंगे। सबसे पहले विधायक, तो विधायक का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके अंदर कोई नगरपालिका, नगर परिषद या नगर निगम है तो विधायक क्या होगा उसका, ठीक है, प्रतिनिधित्व होगा। ऐसे सांसद का प्रतिनिधित्व कहाँ होगा, नगर परिषद और नगर निगम में। और तीसरा व्यक्ति होता है मनोनीत व्यक्ति। तो मनोनीत व्यक्ति का जो मनोनीत व्यक्ति किसको मनोनीत करेंगे, तो नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले या तो 3 व्यक्ति या फिर जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी टोटल संख्या का 10%, जो भी कम है वो मनोनीत किए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा। इसकी सूचना राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से दी जाएगी और इनको सरकार कभी भी हटा भी सकती है, ठीक है। जैसे मान लो कि 40 सदस्य हैं तो इसका 10% निकालोगे तो ये आ जाएगा अपने 4, लेकिन 4 और 3 में से 3 कम है तो 3 सदस्यों को क्या करेगी राज्य सरकार, मनोनीत कर देगी। अब बात करते हैं कि मतदान कौन कौन डाल सकता है। तो सांसद और विधायक जो है वो अपनी बैठकों में भाग ले सकते हैं और मतदान भी कर सकते हैं। जैसे नगरपालिका में कोई निर्णय लागू करना होता है तो ये क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, सारे बैठ जाते हैं एक जगह पे और फिर वोटिंग होती है कि ये काम करें या नहीं करें। तो इस वोटिंग में ये 2 व्यक्ति सांसद और विधायक क्या कर सकते हैं, वोट डालेंगे। लेकिन जो मनोनीत व्यक्ति है वो केवल अपनी राय देंगे, यहाँ पे सलाह देंगे कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे कर लो, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं कि नगरपालिका की स्थापना के पश्चात जो सीटों का जो निर्धारण है ना वो नवीनतम जनसंख्या के माध्यम से किया जाएगा। ये हमने ओरिजिनल एक्ट की मैंने फ़ोटो ली है और इसका मतलब क्या है वो हम देखते हैं कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का फिर से निर्धारित की जाएंगी, लेकिन मौजूदा नगरपालिका की संरचना प्रभावित नहीं होगी। जैसे कि मान लो अब एक नगरपालिका चल रही है, ठीक है, इसका कार्यकाल चल रहा है, कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। तो ये नगरपालिका चालू है, इसी दौरान क्या हुआ, पुनर्जनगणना की गई और जब पहले मान लो 10 सीटें थी अब सीटें हो गई 12, जनसंख्या बढ़ गई तो जनसंख्या
सीटें होगी 12। लेकिन ये 12 सीटों का जो नगर पालिका चल रही है, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये नगर पालिका अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, ठीक है। इसको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। जो नगर पालिका का निर्वाचन होगा वो कितनी सीटों पे होगा? 12 पे। इसका मतलब ये है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कि नगर पालिका में आरक्षण किस हिसाब से दिया जाएगा। तो सीटों पर किस किस को आरक्षण होगा? सामान्य को, महिला को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, इन सबको आरक्षण दिया जाएगा नगर पालिका में। तो इनको आरक्षण किस तरीके से दिया जाएगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एससी एसटी को आरक्षण। तो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या जो है इनकी जनसंख्या के अनुपात में होगी। कि मान लो 100% यहाँ पर जनसंख्या है, ठीक है, और उसमें क्या है 40% एससी एसटी हैं, तो इनकी सीटों की संख्या 100 में से कितनी हो गई? 40 हो गई। ऐसे ही ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं। ओबीसी आरक्षण जो है वो ओबीसी के लिए सीटों की संख्या का 50%, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे एससी और एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लो कि किसी एरिया में 2 लाख लोग रह रहे हैं, टोटल जनसंख्या क्या है कि 2 लाख है, और इसमें से एससी एसटी की जो जनसंख्या है वो है 90,000 मान लिया। तो हमने क्या किया, अब इसको प्रतिशत निकाल लेंगे 2 लाख का। तो यहाँ पर हमने 90,000 लिखे और यहाँ पर हमने लिखे 2 लाख, ठीक है, और इसका प्रतिशत निकाला। मान लो ये आ गया 45%। अब हम क्या करेंगे, 50% सीटों का 50% निकाल लिया हमने। 50% माइनस इसकी जनसंख्या का ये 45% जो हमने निकाला, इसमें से माइनस करेंगे तो 5%। आरक्षण कितना हो गया? 5% आरक्षण हो गया ओबीसी को, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि यहाँ पे जो जनसंख्या है उसकी वो जो है 30% है, एससी एसटी की जनसंख्या 30% है, तो 50 में से 30 निकालेंगे तो 20, आरक्षण कितना हो गया? 20%। अब मान लो कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ा गया है। अब हम इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल से थ्रू देखते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। अब मान लो कि हमने क्या किया कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ा गया है, ठीक है, और ओबीसी का आरक्षण निकल कर आता है 30%। तो ओबीसी की सीट कितनी हो गई? 30 सीट हो गई। 100 का 30% 30 हो गया, ठीक है। लेकिन ये कानून कहता है कि किसी भी कीमत पर ओबीसी की जो सीटें हैं वो 21 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 30 निकल के आई थी ना, तो ये कानून क्या कहता है कि 21 सीटों से ज़्यादा कभी नहीं होंगी। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात वो आगे हम देखते हैं। दूसरी बात ये है कि यदि उस क्षेत्र की कुल एससी और एसटी की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 70% से अधिक नहीं है तो कम से कम 1 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित होगी, ठीक है। मान लो कि ये तो 50% सीटों को निकाल ही लिया। अब यहाँ पर जो एससी एसटी की जनसंख्या है वो मान लो कि 60 है, तो 50 में 60 गया, -10 आना चाहिए, लेकिन 0 मानो तो 0 हो गया। लेकिन 0 नहीं करना है। अगर ये 50 से ज़्यादा है और 70 से कम है तो यहाँ पर कम से कम 1 सीट ओबीसी की ज़रूर होगी, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब महिलाओं को आरक्षण कैसे मिलेगा? महिला आरक्षण की, तो महिला आरक्षण में क्या होगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी, इन सभी की सीटों का 50% जो है वो महिलाओं को मिलेगा। जैसे कि मान लो एससी की सीटें हैं 4 और एसटी की सीटें हैं 6 और ओबीसी की सीटें कितनी हैं 10, तो महिलाओं का आरक्षण कितना होगा? एससी की महिलाओं का आरक्षण कितना होगा? 2 सीटें, 50% आरक्षण होगा। तो एससी की सीटों का, जैसे सीटें 4 हैं तो 50% 2 हो जाएंगी। ऐसे एसटी की 6 हैं तो इसका 50% 3 सीटें हो गई। ओबीसी की 10 हैं तो यहाँ पर 5 हो गई। तो महिलाओं का आरक्षण कितना होगा? सीटों का 50%। और ये तो हो गई अपने अलग अलग वर्ग में। कुल सीटों का 50% ही महिलाओं को आरक्षित होगा। मान लो कुल सीटें 100 थी तो इसमें से 50% क्या बनेंगी? महिलाएं आरक्षित रहेंगी। अब हम बात करते हैं आगे हम देखते हैं कि अनुच्छेद, देखो संविधान में, ये हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। इसमें अनुच्छेद 334 है। वो ये कहता है कि सीटों का आरक्षण विशेष प्रतिनिधित्व केवल 70 साल तक रहेगा, 70 साल बाद ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस एक्ट में एक बात जोड़ी गई है कि जैसे संविधान का अनुच्छेद 334
ये समाप्त हो जाएगा, वैसे ही हम सीटों का आरक्षण समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं सीटों का राउंड ऑफ किया जाएगा। तो सीटों का राउंड ऑफ किस तरीके से किया जाएगा ये हम देखते हैं। सीटों के राउंड ऑफ की अगर हम बात करें तो मान लो कि हमने सीटें निकाली, प्रतिशत निकालते हैं कि मान लो कि ये 100 सीटें थी, इसमें से 50% SC ST की तो 50 आ गई, और इसमें से 50% महिलाओं की, 25 का भी 50 होगा ना, तो यहाँ कितनी हो जाएंगी, 25 हो गई। ये तो हमने मान लिया। लेकिन मान लो कि ये जो सीटें थी ना, इसका 15 सीटें जो हैं वो किसकी हैं, SC की हैं। लेकिन इसका जैसे अपन 50% निकालेंगे, कितनी आ गई, 7.5 आ गई, तो 7.5 सीट थोड़ी होंगी महिलाओं की। ठीक है, तो ये इस कैसे डिसाइड होगा कि मान लो ये 7.5 है। अब ये पॉइंट के बाद ये जो संख्या है ना, ये अगर 5 से कम है, ठीक है, 5 से कम है तो 7 सीटें ली जाएंगी, और अगर 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, महिलाओं की 8 हो जाएगी। मतलब राउंड ऑफ किया जाएगा। ऐसे होता है ना कि राउंड में बता दो नंबर, वैसे ही तो ये राउंड ऑफ किया जाएगा। अब यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। अब इसके बाद तो ये हमने बात करी है धारा 5 और धारा 6 की। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे धारा 7, धारा 8, धारा 9 और धारा 10। अगले वीडियो में हम 4 धाराओं की बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और जो भी आपके जो डाउट है वो आप कमेंट में पूछेंगे। ठीक है, और आप देखो इस एक्ट को मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उसको मेरे को टाइम लगता है पढ़ने में, उसको इजी भाषा में समझना, फिर आप लोगों के लिए PPT बनाना और आप लोगों को समझाना। तो इस चक्कर में जो है क्लास जो है वो 1-2 दिन छोड़कर आती है, रेगुलर नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आप क्या करें, जो क्लास में डाली गई है उसको ढंग से याद करें और बार बार पढ़ें। नेक्स्ट क्लास आपकी 1 या 2 दिन में तुरंत डाल दी जाएगी। ठीक है, और आपको जो भी डाउट है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि मोटिवेशन बना रहे, और मैं पूरी कोशिश करूं कि नगर ये जो क्लास है वो डेली डाल पाऊं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।